हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो गाइस, हमारी जो ये ऐप सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोग को जीएस पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो आप लोग देख रहे हो सब्जेक्ट के बारे में। तो गाइस, काफी अच्छे कमेंट्स आए आप लोग के, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ। ठीक है, कई कमेंट्स में देख रहा था कि कई लोगों ने यहाँ पे थैंक यू बोला एग्जाम बी को। तो एग्जाम बी का हमेशा यही कार्य रहता है कि वो स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि मैं अगर ये वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरा मोटिवेशन यही है कि आप लोग उसको पढ़ रहे हैं, आप लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं, दैट इज गुड। और आप लोगों ने उन फैक्ट्स को देखना है जो इसमें पीडीएफ मिलती है, उसको जाके बाद में लर्न करना है। यहाँ पे आपने वीडियो देख के अपने दिमाग में इन चीजों को सेट करना है कि हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेम वही जो मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख देता हूँ, उसमें यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ। पीडीएफ में आपको पूरा का पूरा सेम एज इट इज मिलने वाला है, आंसर के साथ लिखा हुआ। ठीक है, और भी कुछ चीजें लिखी भी होंगी, आप लोगों ने पढ़ना है। तो बता चुका हूं मैं आप लोग को एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया कि भाई किस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे आपने देखा होगा वैदिक एरा, फिर आपने देखा भाई गुप्ताज, चंद्रगुप्त मौर्य उससे पहले देखा, फिर लास्ट में गुप्ताज देखा था। तो ये है कुछ हमारा इस प्रकार से कि भाई 700 एडी से जो समय है 1857 का, 1857 की पहली क्रांति, यहां तक के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिएवल, मध्यकाल भारत कहते हैं। अब देखिए एक चीज क्या पे आपने समझनी बहुत जरूरी है अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं। तो देखिए, मेरा जो ये सोर्स है जहां से मैं ये ले रहा हूं, मेरा सोर्स अलग हो सकता है, आपका सोर्स भी अलग हो सकता है। आपके सोर्स में यहां पे 712 भी दिया हो सकता है। हिस्ट्री में चीजें होती हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग किताबें, उनकी अपनी अपनी अलग रिसर्चेज हैं। जैसे कि एक कमेंट में पढ़ रहा था, वहां पे लिखा हुआ था कि जो बुद्धास की वाइफ है उनका नाम है यशोधरा, और जो जैन मुनि थे हमारे वर्धमान महावीर, उनकी वाइफ का नाम था यशोदा। अब मैंने आपको यहाँ पे ये बोलता हूँ कि सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं ना। मैं मान लीजिए अरिहंत की किताब से पढ़ता हूँ, आप मान लीजिए केजी पब्लिकेशन से पढ़ते हैं, आप मान लीजिए किसी और पब्लिकेशन से पढ़ते हैं, आप दृष्टि पब्लिक, आप किसी से भी पढ़ सकते हो। आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है, आप चाहे अखबार से पढ़िए, चाहे मेरा सोर्स कुछ और भी हो सकता है। तो वहां पे जो मैंने पढ़ा है, आप गलत नहीं हो यहाँ पे, मैं गलत नहीं हूं यहाँ पे। तो आपने ये समझना है कि सोर्सेज अलग होने की वजह से कुछ चीजें थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकती है। हालांकि पूरा डिफरेंस नहीं होगा, तब तो गलत ही होगा। लेकिन अगर यशोदा में थोड़ा बहुत आ रहा है तो वो पब्लिकेशंस की भी, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो उसकी भी गलती हो सकती है, या फिर गलती नहीं भी हो सकती है। डिफरेंट सोर्स से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, सेम सोर्स रहेगा तो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे 700 एडी से 1857 की वो क्रांति, अंत में हम लोगों ने यही पढ़ना है। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखना है, अरब इन्वेजन इन इंडिया, मोहम्मद बिन कासिम, पहला मुस्लिम आक्रमण, पहला अरेबियन आक्रमण। तो यहाँ पे आपने देखा टर्किश इन्वेजन, टर्किश ऑटोमन एम्पायर आपने सुना होगा ना, बहुत बड़ा एम्पायर था भाई एक जमाने में, तो वही एम्पायर यही है। फिर आता है आपका महमूद ऑफ गजनवी, गौरी, ये गौरी और गजनवी, इस गजनवी के, गौरी के बाद, मरने के बाद यहाँ पे आता है दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे आता है मुगल, और यहाँ पे आता है लास्ट में भाई 1857, जिसके बाद से आपने यहाँ पे देखा है कि भाई अंग्रेज क्या करने लग गए थे, भारत में शासन करने लग गए थे। तो अब यहाँ पे समझो आप, ये वाला एरिया है उमायद खलीफेट। आपको खलीफेट याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना याद रखो कि भाई ये वो एरिया है जो एरिया यहाँ पे अरब वाला एरिया, मुस्लिम शासन है, यहाँ पे इस्लाम शासन है। ठीक है, अरब, ये आप देख रहे हो, ये गल्फ कंट्रीज हैं पूरा का पूरा, यहाँ पे एशिया में आता है, गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यमन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको यूएई दिख जाएगा, और भी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं। ठीक है, अरेबिया, तो ये है अरब वाला एरिया। तो यहां से कुछ लोग आए कहां पे, भारत के। अब आपने एक चीज समझनी है यहाँ पे कि जब भी यहाँ पे मैं सिंध की बात करूं तो वो सिंध कौन सा वाला एरिया है, पंजाब का सिंध प्रांत। देखिए पंजाब, देखिए जो भारत और पाकिस्तान है वो कब अलग होता है, वो अलग होता है 15 अगस्त 1947 में। इससे पहले तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ये वाला अफगानिस्तान 1922 की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान वाला इलाका, यहाँ पे हमारा ये वाला भाग पूरा पहले भारत था। तो यहाँ पे मैं सिंध की बात कर रहा हूं, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। तो मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब ये टाइम है, तो मैं भारत की ही बात कर रहा हूं। ये आपने ध्यान देना है इस चीज को कि अगर मैं सिंध बोल रहा हूं जो कि पाकिस्तान में है, तो वो कहां है, अभी भारत में है। क्योंकि हम लोग इन जो डेट है मैंने आपको बताया 700 से हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 1857 की बात कर रहे हैं। अभी तक भारत एक है, और इस टाइम तो अफगानिस्तान भी भारत में,
मैं अफगानिस्तान की बात करूंगा तो वो भी भारत में है, काबुल कंधार की बात करूंगा वो भी भारत में है, तो मैं भारत बोल रहा हूं। यहाँ पे आपने अफगानिस्तान का जिक्र नहीं करना है, पाकिस्तान का जिक्र नहीं करना है। पाकिस्तान का जन्म 1947 में होता है, भारत का जन्म अनंत काल से है। ओके, अरब इन्वेजन भाई, भारत में पहला अरबों का आक्रमण, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण, तो ये सब आपने याद रखना है। मुस्लिम इन्वेजन, तो पहला मुस्लिम और अरेबियन जिसने अटैक किया तो यहाँ पे है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे MBK मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आपने सिर्फ रिवाइज करना है। मोहम्मद बिन कासिम, आपको इसकी PDF मिल जाएगी, उसमें सारा का सारा मैंने एज इट इज अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। एयर कब करा था, तो 712 AD एनो डोमिनी। अब ईसवी आ चुका है, ईसा पूर्व वाला काम नहीं रह चुका है। सबसे पहले ये किसके दरबार में गया, तो यहाँ पे सिंध में एक राजा था जिसका नाम था दाहिर, ये उसके दरबार में गया। दाहिर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, ये दाहिर, ये इसका राजा था, छोटा छोटा सा राजा था, कोई बड़ा राजा नहीं था। सबसे पहले इसने किसको हराया, तो इसने देवल, देवल एक पोर्ट है, वहां पे एक राजा था जिसका नाम था थट्टा, THATTA, ये उसको हराया था। तो ये गुजरात के आसपास है, कहीं गुजरात के बॉर्डर एरिया में है। ठीक है, तो वाई ही डिड नॉट मूव टू एंटायर इंडिया। अब देखिए ये ना सीमित रहा सिंध तक, सिंध के बाद ये भारत में नहीं बढ़ पाया, क्योंकि ये वाला जो आप एरा देख रहे हो ना, ये वाला एरा भारत में कौन सा है, गुप्तास का। गुप्तास की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग थी, जिस वजह से उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भारत में एंटर होने नहीं दिया। समझ रहे हो आप यहाँ पे, तो ये सिर्फ कन्फाइंड रहा कहां पे, ये सिर्फ कन्फाइंड रहा इस वाले एरिया में, सिंध वाले एरिया में, पाकिस्तान वाले एरिया में, जो कि आज की डेट में है। फर्स्ट टैक्स देखिए, एक तरीके का टैक्स होता है जजिया। जजिया क्या टैक्स होता है, अपने भगवान को मानने के लिए जो व्यक्ति पिलग्रिमेज करता है, धर्म यात्रा करता है, जाता है, जैसे हम लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं, मक्का मदीना की यात्रा करते हैं, ठीक है, हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, ये सब होता है पिलग्रिमेज। तो यहाँ पे जाने के लिए, अपने धर्म की पूजा करने के लिए, अपने पीर को मानने के लिए जो टैक्स देते हैं उसे बोलते हैं जजिया टैक्स। अब जजिया टैक्स सिर्फ लगता था किस पे, गैर मुसलमानों पे। याद रखना, मुसलमान को नहीं देना ये टैक्स, ये लगता है गैर मुस्लिम पे, हिंदू पे। तो यहाँ पे पहली बार जजिया टैक्स मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। कहां पे लगाया था, सिंध में। ये आप ध्यान देना, भारत में पहला जजिया टैक्स सिंध पे लगा है। इंट्रोड्यूस कौन से कॉइन्स को इसने इंट्रोड्यूस किया है, तो भारत में आपने देखा होगा दिरहम। दिरहम कॉइन्स कहां पे है, अभी भी गल्फ कंट्रीज में आपको कुछ ऐसी कंट्रीज मिल जाएंगी जहां पे आपको दिरहम मिलेगा, जैसे यूएई आप देख सकते हो, ठीक है, दिरहम आपको मिल जाएंगे वहां पे। आप गल्फ कंट्रीज के और भी यहाँ पे आपको दिरहम करेंसी मिलेगी। तो दिरहम करेंसी भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। हमने अरबों से क्या सीखा, हमने अरबों से सीखा डेट्स, यानी कि खजूर की खेती। दूसरा हमने सीखा कैमल्स, भारत में कैमल्स नहीं थे, भारत में ऊंट ये लोग लेके आते हैं। चलिए अगला, और इन्होंने हमसे क्या सीखा, हमसे इन्होंने फिलॉसफी सीखी, हमसे इन्होंने पढ़ाई सीखी, हमसे इन्होंने बहुत चीजें सीखी, जैसे कि अर्थमेटिक मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये चीज इन लोगों ने हमसे सीखी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इस्लाम रिलीजन। भाई इस्लाम रिलीजन के फाउंडर कौन है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट मोहम्मद साहब। इन्होंने 622 AD के आसपास इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी। इनका बर्थ आप याद रखना, जन्म और मृत्यु कहां पे होती है, मक्का और मदीना। यहां पे लिखता हूं मैं मक्का, मृत्यु उनकी मदीना में होती है। तो मक्का में इनका जन्म कब होता है, तो ये होता है 570 AD के आसपास, ठीक है, मक्का में इनका जन्म होता है। बर्थ प्लेस मैं आपको मक्का बता चुका हूं। रिलीजन, इस्लाम धर्म किस रिलीजन के, मतलब इस्लाम धर्म कंबाइंडली किसके अंतर्गत आता है, तो हम इसे बोलते हैं अब्राहमिक रिलीजन, क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन 3 रिलीजन से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे JCI से आप लोग याद रखना, जोरोस्टेरियन, जिसे हम क्या बोलते हैं, जुडाइज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, जुडाइज्म यानी कि यहूदी, याद रखना आप लोग, इजराइल एकमात्र यहूदी देश। दूसरा है क्रिश्चियनिटी, तीसरा है इस्लाम। ठीक है, ये 3 कंट्रीज हैं, ये 3 कंट्रीज नहीं, 3 रिलीजन है जो निकले अब्राहमिक रिलीजन से, जिनका ओरिजिन है अब्राहम। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर काफी बार एग्जाम में आता है, इसको हम बोलते हैं हिजरी, HIZRI, हिजरी संवत, संवत है कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर, हिजरी एरा भी बोल सकते हो। और ये कब इंट्रोड्यूस करा गया था हिजरी संवत, तो यहाँ पे आप याद रखना 622 में, सेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका हिजरी कैलेंडर है वो 622 में आया था। अब यहाँ पे याद रखो आप लोग कि ये जो इनका नया कैलेंडर है, जो इनका यहाँ पे आप देख रहे हो नया कैलेंडर है, ये किस रीजन से इनको बनाया, तो यहाँ पे याद रखना
जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब, जो ये प्रॉफेट मोहम्मद साहब है, इनके जो फॉलोवर्स हैं, इन लोगों ने एक पद यात्रा करी थी मक्का से मदीना में, मक्का से मदीना में। तो इनकी मृत्यु भी आपको ने देखा होगा 632 या 30 के समथिंग हुई है, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, वो मैंने नोट्स में दे रखा है, 630-32 के समथिंग इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो यहाँ पे इनके जो फॉलोवर्स थे, वो जो फॉलोवर्स थे उनके, उन्होंने मक्का से मदीना तक पैदल यात्रा करी थी। तब जब इन्होंने यात्रा खत्म करी थी तो 622 एडी चल रहा था, तो यहाँ पे इन्होंने नया कैलेंडर लेके आए थे। 2 सेक्ट्स ऑफ इस्लाम रिलीजन, भाई इस्लाम रिलीजन के अंदर भी आपको 2 पार्ट मिलेंगे, 2 भाग मिल जाएंगे। वो कौन कौन से हैं देखिए, सुन्नी और शिया। चलिए आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की कौन सी है, कौन सा सेक्ट में, शिया में या सुन्नी से? आप देखोगे श्वेतांबर दिगंबर, ये आपको हिंदू में भी मिल जाएगा, शिविज्म में मिल जाएगा, शैवाइट्स बोलते हैं ना, शिव के अनुयायी, वैष्णवाइट मिल जाएगा आपको, वो विष्णु के वो। तो यहाँ पे ब्राह्मणिज्म, आपको हर चीज में सेक्ट मिलेंगे, आपको बुद्धिज्म में मिल जाएगा आपको, ठीक है, हीनयान, महायान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत चीजें। मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम कौन से हैं, शिया है या सुन्नी है? तो ये सुन्नीज हैं, सुन्नीज हैं। 90% ऑफ द वर्ल्ड में आपको मुस्लिम जो जितने मिलेंगे सुन्नी मिलेंगे। तो यहाँ पे सुन्नी का मतलब क्या है, शिया का मतलब क्या है, यानी कि सुन्नी क्यों है और शिया क्यों है? तो सुन्नी वो लोग हैं जो अबू बकर को प्रॉफेट मोहम्मद साहब का सक्सेसर मानते हैं, उत्तराधिकारी मानते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, सुन्नीज बोलते हैं। और यहाँ पे शिया क्यों बोलते हैं? शिया वो लोग हैं जो अली को मानते हैं कि ये प्रॉफेट मोहम्मद साहब के क्या हैं, एक तरीके से सक्सेसर है, उत्तराधिकारी, यानी कि उनके बाद हमारे गुरु कौन है, तो ये है अबू अली, मतलब यहाँ पे जो आ रहा है। और ये अबू बकर कौन है, जिसे सुन्नीज मानते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि इन दोनों में ये फर्क है कि वो सारे के सारे गुरुज को भी मानता है, ऐसा करके भी है कुछ। लेकिन आपने सिंपली एक अगर नॉर्मल वे में पढ़ना है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि शिया वो लोग हैं जो अली को मानते हैं सक्सेसर मोहम्मद साहब का, जो कि प्रॉफेट मोहम्मद थे, जो पैगंबर थे, पैगंबर मोहम्मद, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है इसको। शिया देखिए, सुन्नी तो वर्ल्ड में आपको मैक्सिमम जगह पे मिल जाएंगे भाई, सऊदी अरब ले लो आप लोग, यूएई ले लो आप लोग, पाकिस्तान ले लो आप लोग, सब जगह आपको सुन्नी मिलेंगे। शिया आपको बहुत कम मिलेंगे। शिया के लिए मैं बताता हूं, सबसे आता है ईरान, ईरान शिया कंट्री है, इराक, ठीक है। तो ये आपने ध्यान देना है, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये सब कौन सी कंट्री है, शिया है। आप और भी देख सकते हो, बहरीन देख सकते हो, अजरबैजान देख सकते हो, ये सब भी कौन सी कंट्री है, शिया कंट्री है। अब यहां पे आप ध्यान देना कि सबसे ज्यादा मुस्लिम की पॉपुलेशन कौन से देश में है पूरी दुनिया में, तो आप याद रखना इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है, सबसे ज्यादा मुस्लिम जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो वाला कंट्री है। दूसरे नंबर में कौन आता है, दूसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्यारा भारत। भारत में भी मुस्लिम की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान देना। उसके बाद फिर बांग्लादेश आता है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इंडोनेशिया हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ना है, काफी बार एग्जाम्स में आता है। चलिए अब हम चलते हैं टर्किश इन्वेजन। एक एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर, ये देख सकते हो आप पाकिस्तान, ये देख सकते हो आप अफगानिस्तान, ये आप देख सकते हो सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया नहीं एशिया, ठीक है। यहाँ पे आपको तुर्कमेनिस्तान, ईरान, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे टर्किश एम्पायर थे, सारे कौन लोग थे, टर्किश थे। मुस्लिम्स में भी आपको कई सारे सेक्ट्स मिल जाएंगे, टर्किश मुस्लिम मिल जाएंगे आपको, ठीक है, अरब मुस्लिम मिल जाएंगे आपको। तो ये बहुत सारे मुस्लिम में भी एक तरीके से यहाँ पे दे रखी चीजें। तो टर्किश, अभी हम लोग यहाँ बात करें टर्किश की। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, भाई अकबर क्या था, अकबर टर्किश था, ये याद रखना आप लोग। तो टर्किश इन्वेजन, भारत में टर्किश इन्वेजन पहला, तो कौन सी डायनेस्टी से था भाई पहला टर्किश इन्वेजन? तो यहां पे आपने याद रखना है यामिनी डायनेस्टी, यामिनी डायनेस्टी से था। इसका फाउंडर कौन था? तो ये था अलप्तगीन, अलप्तगीन। कैपिटल क्या थी इसकी? तो कैपिटल क्या थी? टर्किश इन्वेजन जब किया था इन्होंने, तो यहाँ पे आपको इनकी कैपिटल क्या मिलेगी, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, दैट इज गजनी। गजनी कहां पर है? गजनी अफगानिस्तान में प्रेजेंट डे, ठीक है। अब गजनी से एक नाम आया गजनवी, तब मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट टर्किश सुल्तान हु इन्वेड इंडिया। इंडिया का मतलब यहाँ पे क्या है? इंडिया का मतलब यह है कि इसने इस टाइम पे सिंध पे आक्रमण किया था। सिंध मैंने बताया ना आज के डेट में पाकिस्तान में, लेकिन उस टाइम में पाकिस्तान नहीं था। तो ये क्या हो गया? सुबुक्तगीन, इसी का ही बेटा था अलप्तगीन का, सुबुक्तगीन।
और इसने किस पे आक्रमण किया था, इन्वेजन किस पे किया था, तो ये सिंध पे किया था। और ये किससे लड़ाई करी थी इसने, सिंध का एक राजा था जयपाल, जयपाला, ठीक है, तो ये जयपाल था। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि सिंध का एक राजा था जयपाल, जिसके ऊपर सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था। तो भारत में सबसे पहला टर्किश इन्वेजन इन्हीं का ही माना जाता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है, सुबुक्तगीन चला गया, खत्म हो गया, अब आता है यहाँ पे महमूद गजनवी, मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी, आप इससे जो भी बोल सकते हो। तो महमूद ऑफ गजनवी, गजनवी का एक क्षेत्र है गजनी, जो आपको मैंने पिछले मैप में दिखाया, उसका एक राजा था। तो ये सन किसका था, तो ये सन था सुबुक्तगीन का। एक बहुत छोटी सी उम्र में, 14 साल की उम्र में ही, 15 साल की उम्र में ही इसको अफगानिस्तान, जिसे हम बोलते थे उस टाइम पे खुरासान, खुरासान का ये गवर्नर था। इन्वेडेड इंडिया, इसने सबसे पहले यहाँ पे कहां पे इन्वेड किया, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसने कितने टाइम पे भारत पे, आपने देखा होगा हिंदी में एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास, ठीक है, मतलब कि जितने टाइम को आपको अभ्यास करना है आप उतने ही निपुण होते जाओगे। तो भारत में 17 बार आक्रमण किया था, यही वो राजा है भारत में 17 बार आक्रमण करने वाला। तो कब से कब तक किया था, 1000 से लेकर 1027 के बीच में इसने भारत में कुल 17 आक्रमण किए थे। पहला अटैक इसने सबसे पहले, पहला अटैक यहाँ पे कहा किया था, तो आपको याद रखना है पेशावर, पेशावर कहाँ है, पाकिस्तान। तो पेशावर में इसने सबसे पहला अटैक किया था। सबसे पहले जब इसने पेशावर में अटैक किया था तो इसने किससे लड़ाई लड़ी थी, तो यहाँ पे आप रखना सिंध। अभी भी राजा कौन है, अभी भी राजा है जयपाल, ठीक है। तो अभी भी राजा कौन है यहाँ पे, अभी भी आपको यहाँ पे राजा जयपाल मिलेगा, जिसे इसके पिताजी ने हराया था सुबुक्तगीन ने। तो यहाँ पे ये जयपाल एकमात्र ऐसा राजा है जो पिता और पुत्र यानी कि फादर एंड सन दोनों से ही हारा है। तो ये जयपाल भी आप लोग यहाँ पे लिख लेना दोबारा से। फेमस रेड ऑफ मोहम्मद गजनवी, सबसे फेमस रेड अभी तक कौन सी आती है, 1026 की, कई किताबों में आपको 1025 मिल जाएगा। तो ये था सोमनाथ मंदिर की रेड, जो कि है गुजरात में। सोमनाथ मंदिर से इसने इतना धन लूटा, इतना धन लूटा कि इसने धन लुटा दिया वहां पे गजनी में जाकर सब लोगों को, ठीक है, सबको अमीर बना दिया। लास्ट अटैक इसने सबसे अपना लास्ट अटैक कब किया था, 1027 में जाटों के विरुद्ध, जाट, ठीक है। फर्स्ट रूलर हु टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान, तो ये सुल्तान की उपाधि लेने वाला कौन था सबसे पहला राजा, दैट इज महमूद ऑफ गजनवी। ही इज कोर्ट पोएट, इसका कोर्ट पोएट, इसके कोर्ट में एक पोएट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है यहाँ पे अल बेरूनी, अल बरूनी भी बोलते हैं। इस अल बरूनी ने एक किताब लिखी थी, इसका नाम है किताब अल हिंद, ठीक है, किताब अल हिंद। तो ये काफी बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तारीख अल हिंद भी इसको बोलते हैं हम लोग, किताब अल हिंद और तारीख अल हिंद, ये दोनों एक ही किताब है। और यहां पे एक और इसका पोएट था, इसका नाम था फिरदौसी, फिरदौसी हो गया, अल बरूनी, ये इसके कोर्ट पोएट थे। इसके साथ कवि ये इसके साथ आए थे। तो याद रखना आप लोग, एग्जाम में कई बार आता है किताब अल हिंद, ठीक है। तो ये तारीख अल हिंद किसकी है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये है अल बरूनी की। तो ये एग्जाम में आ सकता है, 100% गारंटी है। मोहम्मद गौरी भी घोर रीजन का था। घोर रीजन भी कौन सा रीजन है, घोर रीजन भी अफगानिस्तान वाला रीजन है। थोड़ी बहुत कहानी बताता हूं आपको। गजनी का जो एम्पायर था ना, गजनी के बाद जो भी राजा आए, महमूद ऑफ गजनवी के बाद जो भी राजा आए वो थोड़े ऐसे थे, वो लोग थोड़ा भोग विलास में रहते थे। तो यहाँ पे एक घोर रीजन था, छोटा सा राजा था। ये क्या करता है कि भाई गजनी लोग क्या करते थे, गजनी के लोग इस पे आते थे, इनको चोरी करते थे, इनसे लूटपाट करते थे और चले जाते थे वापस। हर बार इनको लूटते थे, हर बार इनसे चले जाते थे। तो ये जो घोर रीजन था अफगानिस्तान में, ये बहुत परेशान थे गजनवियों से, ठीक है। तो एक दिन जब गजनी की मौत हो जाती है तो घोर रीजन का सबसे बड़ा राजा था गौरी। इस गौरी ने उस डायनेस्टी को पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया और बाद में जाकर वो पूरे के पूरे एरिया का राजा बन गया। तो एक राजा बन के आता है गौरी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सी डायनेस्टी से था, ठीक है। तो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो मोहम्मद गौरी था वो कौन सी डायनेस्टी से था। तो काफी बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, दैट इज सासवनी डायनेस्टी। इसने सबसे पहले कहां पे अटैक किया था, तो याद रखना आप लोग, मुल्तान में किस ट्राइब पर किया था, तो किरीमाती ट्राइब पे इसने अटैक किया था। तो ये जो
मोहम्मद गौरी था, इसे सबसे पहली बार भारत में सिर्फ एकमात्र एक राजा ने हराया था, तो वो था भीमदेव सोलंकी। ठीक है, भीमदेव सोलंकी, सेकंड भी बोलते हैं, सोलंकी डायनेस्टी का था ये, गुजरात के आसपास, राजस्थान के आसपास का ये व्यक्ति था। सबसे पहली बैटल आपको पता है, फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन, सेकंड बैटल ऑफ टराइन 1191 1192। ओके, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। किसके विरुद्ध हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश का, चाहमना वंश का, याद रखना, दिल्ली का राजा था चौहान, और गौरी के बीच में। इस वाली लड़ाई में, पहली वाली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, दूसरी वाली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, और गौरी इसको पकड़कर कहां ले जाता है? अपने साथ गौरी मतलब गजनी ले जाता है, और वहां पर इसको अंधा करके मार देता है। चंद बरदाई इज रिलेटेड टू पृथ्वीराज चौहान। अब याद रखना आप लोग, पहले वाली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान इसको छोड़ देता है क्योंकि ये जख्मी हो जाता है, तो ये बोलता है कि जख्मी इंसान को नहीं मारना चाहिए, तो ये इसे छोड़ देता है। तो गौरी अगली बार फिर आता है सेना लेकर और इसको हरा देता है और इसको मार देता है। अब जब ये दूसरी बार गौरी इसको हरा देता है, तो उस टाइम पे किस व्यक्ति ने इसकी मदद करी थी? तो वो था यहाँ पे थर्ड बैटल वाला। कौन था? देखिए 1194 में बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर का जो राजा था, वो राजा था कहां का? कन्नौज का। कन्नौज का राजा था यहाँ पे, कौन था? जय सिंह। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है, कन्नौज का राजा था यहाँ पे जय सिंह। और ये जो जय सिंह था ना, ये वो व्यक्ति था जिसने हेल्प करी थी गौरी की पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। ये जय सिंह की जो बेटी थी यहाँ पे संयोगिता, तो संयोगिता को स्वयंवर से उठाकर शादी करी थी किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। ऐसा लिखा गया है किताबों में, और ये रियल है या नहीं है इसकी मैं गारंटी आपको नहीं दे सकता हूँ। ये एग्जाम में भी नहीं आएगा कभी कि स्वयंवर से किसको उठा के ले गया था कोई, तो ऐसा कभी क्वेश्चन में नहीं आएगा। सिर्फ मैं आपको बताता हूं कि दुश्मनी का कारण यहाँ पे क्या था, क्यों जयपाल यहाँ पे इससे चिढ़ता था। तो यहाँ पे जयपाल भी बोल सकते हो आप इसे, जयचंद भी था इसका नाम, कई बार आता है एग्जाम में। और ये जयचंद था, ये कौन सी डायनेस्टी से था? राठौर डायनेस्टी भी बोलते हैं इसको, और इसको यहाँ पे हम लोग गहड़वाल डायनेस्टी भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। 1194 में गौरी ने इससे भी लड़ाई करी और जयचंद को भी मार दिया। जयचंद को बाद में बहुत दुख हुआ था कि यार मैंने जिस व्यक्ति की हेल्प करी अपने ही देश को एक तरीके से खत्म करने के लिए, आज उसने मुझसे लड़ाई कर ली। ओके, तो गौरी ने कौन से कॉइन इंट्रोड्यूस करे? गौरी ने वो इंट्रोड्यूस करे कॉइन जिसमें लक्ष्मी माता की मूर्ति थी, जिसमें लक्ष्मी माता की फोटो थी और संस्कृत से लिखा हुआ था। तो पहला ऐसा व्यक्ति है, तो ये भी एग्जाम में आता है। गौरी को कहां पे असैसिनेटेड किया गया था? तो धमिक नाम की एक जगह है पाकिस्तान में। शाम को ये नमाज पढ़ रहा था, उस टाइम पे किसी एक व्यक्ति ने आकर इसको मार दिया। कई लोग ये बोलते हैं कि इसके आपस में ही कोई लोग थे, उन्होंने मारा इसको। कई लोग अलग अलग नाम आते हैं, तो वो मैंने नोट्स में लिख दिया है, वो आप लोग नोट्स में देख सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ इतना रखो, गौरी से कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। धमिक नाम की एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पे इसको मारा था। ये कॉइन्स का आ सकता है कि भाई लक्ष्मी की जो इमेज है उसके साथ कॉइन्स किसने निकाले थे? दैट इज गौरी। तो यहाँ पे गौरी को, जब गौरी मर गया उसके बाद किसने उसे सक्सीड किया, यानी कि कौन उसका उत्तराधिकारी बना? तो यहाँ पे देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप बात करेंगे हम लोग। अब 1206 में गौरी की डेथ हो जाती है। 1206 में जब गौरी की डेथ होती है तो उसके पास एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, दिल्ली। ये देखिए आप, दिल्ली उस टाइम पे ये नहीं था ना, दिल्ली ये वाला, दिल्ली उस टाइम पे ये था पूरा, बंगाल से लेकर आप ईरान तक, ऊपर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा दिल्ली सल्तनत था। तो ये पूरा एक एरिया था जो कि गौरी ने जीत लिया था। गौरी का सबसे एक एबल्ड, उसका सबसे एक, गौरी के कोई बच्चे नहीं थे, शादी नहीं करी थी उसने, तो वहां पे उसका एक सबसे विश्वसनीय सरदार, विश्वसनीय आर्मी जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत अच्छा आदमी भी था, इतिहास में इसका नाम हमेशा अच्छी चीजों में लिखा था है। सबसे बुरा जो था आपको अलाउद्दीन खिलजी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है राजा, और ये स्थापना करता है, एस्टैब्लिश करता है दिल्ली सल्तनत को। ये दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 1206 से, और कब खत्म होगा? 1526 में, जब बाबर अटैक करेगा भारत में पहली बार और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होगी। टोटल किंग कितने हुए थे? 32 हुए थे। ये एग्जाम में आ रखा है कि दिल्ली सल्तनत में टोटल किंग कितने हुए? 32 हुए। कौन था इसका फाउंडर? कुतुबुद्दीन ऐबक था। रियल फाउंडर किसको मानते हैं? तो इल्तुतमिश को मानते हैं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ही आएगा, एक तरीके से ये बोल सकते हैं इसका दामाद भी था। कैपिटल कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाई थी? लाहौर बनाई थी। उसके बाद इल्तुतमिश ने क्या बनाई है? दिल्ली बनाई है। अब मैं बताऊंगा आपको रियल फाउंडर क्यों बोलते हैं। रियल फाउंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाहौर से कैपिटल दिल्ली लाया था कौन? इल्तुतमिश। पहला मुस्लिम डायनेस्टी भारत में कौन सी है?
मुस्लिम डायनेस्टी की बात कर रहा हूं, अभी तक भारत में कोई मुस्लिम डायनेस्टी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी आती है, स्लेव डायनेस्टी, इसको हम दास वंश भी कहते हैं, इसको हम ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। ये आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है, स्लेव डायनेस्टी, दास डायनेस्टी, मुस्लिम डायनेस्टी और इस्लाम डायनेस्टी भी इसको ही बोलते हैं। तो ममलूक मैंने आपको बता दिया, ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं इसको, स्लेव डायनेस्टी, दास वंश, ये सब इसी के नाम है। टोटल डायनेस्टीज कितनी आई थी दिल्ली सल्तनत में, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, टोटल 5 आई थी, वो मैं आपको आगे अभी लिखाता हूं। देखिए यहाँ पे एस के टी, एस और एल से आप लोग याद रखना। यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले एस के टी से स्लेव डायनेस्टी, के से आएगा खिलजी, टी से आएगा तुगलक, एस से आएगा यहाँ पे सैयद और लास्ट आएगा लोधी। तो इनका टाइम पीरियड क्या था, आपको जो पीडीएफ है उसमें पूरा का पूरा दे रखा है। तो यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1206 से 1290 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। खिलजी आपको मिलेगा 1290 से 1320 तक, फिर यहाँ पे तुगलक आ जाएगा 1320 से 1414 तक, और सैयद आ जाएंगे आपके 1414 से 1450 आता है कई जगह, 1451 भी आता है कई जगह। लोधीस आपको मिल जाएंगे 1450 से 1526 तक, जब 1526 में बाबर पहली बार आक्रमण करेगा। ये टाइम पीरियड याद रख लेना, टाइम पीरियड एग्जाम से पूछते हैं, इस एग्जाम में नहीं पूछेंगे तो किसी और एग्जाम में जरूर आपसे पूछेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी की। तो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन था, स्लेव डायनेस्टी, दास वंश, ममलूक वंश, इस्लाम वंश सब एक ही है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है इसका, दोबारा से लिखता हूं, 1206 से 1290। फाउंडर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। रियल फाउंडर कौन है, इल्तुतमिश में बता चुका हूं आपको। कैपिटल क्या है स्लेव डायनेस्टी की, पहले लाहौर थी, फिर आती है दिल्ली। ओके, स्लेव डायनेस्टी को हम किस और नाम से जानते हैं, पहले ही बता चुका हूं। स्लेव डायनेस्टी को दास वंश, ममलूक वंश, ममलूक डायनेस्टी, आप वंश को डायनेस्टी से कर लेना, इस्लाम डायनेस्टी। ऑल्सो नोन एज कुतुबुद्दीन ऐबक को हम किस और नाम से जानते हैं, लाख बख्श, क्योंकि लाखों का दान दे देता था ये। कंस्ट्रक्टेड, इसने क्या क्या बनाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनाया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज बनाई है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार अभी आगे आपका कुतुब मीनार ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये कुतुब मीनार भी इसने ही यहाँ पे बनाया है, जो कि आता है एग्जाम में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा मैं आपको यहाँ पे क्यों बोल रहा हूं, 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। ये पहले एक खंडर हुआ करता था, बना था 2.5 दिन में, 2.5 दिन में ही बनके तैयार हो गया था, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी वहीं पे ये एग्जाम में आएगा, तो वहां पे टिक मार देना आप। कुतुब मीनार भी इसने बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसने बनाया था। इसका आर्मी कमांडर था एक बख्तियार खिलजी नाम का। उस बख्तियार खिलजी ने नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसको तोड़ दिया था। आज के डेट में आपको बिहार में मिल जाएगी नालंदा यूनिवर्सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी थी, उसको तोड़ दिया था, उसकी किताबें तोड़ दी थी। ये मैं आप लोग को एंशिएंट हिस्ट्री में बता चुका हूं, वहां पे आप लोग देख लेना। इसकी मृत्यु देखिए, अब ये 1206 से सिर्फ 4 साल राज करेगा, 1210 में ये मर जाएगा। अब ये मर जाएगा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब ये मरेगा कैसे, ये मरेगा कैसे, चौगान खेलते हुए। चौगान होता है हॉर्स पोलो, तो एग्जाम में आता है कि भाई हॉर्स पोलो या फिर चौगान खेलते हुए कौन मरा था, दैट इज यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, स्लेव डायनेस्टी का कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो इसको फिर लाहौर लेके चले गए थे, वहां पे इसको दफना दिया था, ठीक है। फाउंडेशन किसने करी थी भाई कुतुब मीनार की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी मेमोरी में, ठीक है, तो किसकी मेमोरी में, यहाँ पे क्या बोला था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा था, इसकी जो नींव डाली थी। तो यहाँ पे आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी जो यहाँ पे नाम है। तो ये आपका, ये काफी एग्जाम में देखा होगा आपने, कई जगह आपको ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी मिल जाएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसकी याद में कुतुब मीनार बनाया गया था। लोकेशन क्या है, महरौली, पुरानी दिल्ली। नेम ऑफ मेन गेट, इसका मेन गेट यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, अलाई, ALAI दरवाजा, अलाई दरवाजा। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतने के बाद बनाया था ये। टोटल हाइट कितनी है इसकी, 240 फीट है, तो यहाँ पे 72.5 मीटर भी है। ओके, मीटर में और फुट में बता दिया मैंने आपको। टोटल किंग्स, टोटल
किंग्स जिन्होंने इसको बनाया है। देखिए इसकी नींव और पहली मंजिल किसने बनाई थी, यहाँ बनाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरी और तीसरी यहाँ पे इल्तुतमिश ने बनाई, और जो लास्ट का जो काम है वो बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। तो 3 राजाओं ने इसे मिलके बनाया था। चलिए अब आ गया इल्तुतमिश। बहुत बढ़िया नाम है, बहुत अच्छा व्यक्ति भी था। तो यहाँ पे इल्तुतमिश का रियल नेम क्या था, तो ये था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसका यहाँ पे एक इसका रियल नेम था। इसको हम क्या बोलते थे, गुलामों का गुलाम। क्यों बोलते थे, क्योंकि गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो ये किसका हुआ, गुलाम का भी गुलाम, यानी कि ये जो गुलाम है पहले से इसका गुलाम था, इसका भी गुलाम हुआ, तो गुलामों का गुलाम बोलते हैं। बिलोंग टू विच ट्राइब, तो ये इलबारी, तुर्कों की इलबारी संप्रदाय का ये वो था, इसको मानता था। कैपिटल इसकी क्या थी, दिल्ली थी, दिल्ली इसने ट्रांसफर करी थी। इसके कॉइन कौन कौन से थे, एग्जाम में आया था, तो TSJC से याद रखना आप लोग, ठीक है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, T से आता है टंका जो कि सिल्वर का था, J से आता है जीतल जो कि कॉपर का था। तो टंका सिल्वर का, जीतल कॉपर का, ये एग्जाम में आता है। हु अटैक ड्यूरिंग हिज रीजन, तो यहाँ पे हाई नहीं है, ये हिज है। तो याद रखना कि भाई इसके रीजन में पहली बार भारत में मंगोलों ने आक्रमण किया। एग्जाम में आ रखा है कि भाई मंगोलों ने सबसे पहली बार किसके रीजन पे आक्रमण किया, दैट इज इल्तुतमिश। एस्टैब्लिश्ड, भाई इसने क्या क्या एस्टैब्लिश किया भारत में, तो यहाँ पे रखना आप लोग, एक 40 नोबल्स का एक ग्रुप था जिसका नाम था चालीसा, जिसको हम बोलते थे तुर्क ए चहलगामी। 40 विश्वसनीय लोग राजा के, उनका एक ग्रुप बनाया, नोबल्स बड़े बड़े लोग थे, उनका एक ग्रुप बनाया चालीसा, वो कि इल्तुतमिश ने बनाया था। नया सिस्टम जिसे हम बोलते हैं इक्ता सिस्टम। ये इक्ता सिस्टम क्या था, ये इक्ता सिस्टम था जहां पे लैंड रेवेन्यू को हम लोग डिवाइड करते हैं। लैंड रेवेन्यू आप लोग सिंपली बोल सकते हो। इसके बाद इसकी बेटी बनती है रानी, भारत की सुल्तान बनती है। इसका टाइम पीरियड एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1236 से 1240। इससे पहले 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश बनता है। इसके बाद इसकी बेटी बन जाती है, तो ये है रजिया सुल्तान। टाइटल क्या है इसका, पहली और आखिरी महिला सुल्तान। दूसरा एबॉलिश, इसने पर्दा सिस्टम एबॉलिश कर दिया। पर्दा आपने देखा होगा ना, पर्दा पहनते हैं मुस्लिम रिलीजन में अभी तक, तो इसने पहली ऐसी सुल्तान थी, इसने पर्दा सिस्टम को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। इसने शादी किससे करी, इसका प्रेम किसी और से था, शादी इसने अल्तुनिया से करी, क्योंकि अल्तुनिया एक बहुत बड़ा व्यक्ति था जो इसके अगेंस्ट था, तो इसने अल्तुनिया से शादी कर ली। इसका आर्मी चीफ था एक, ठीक है, उसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। ये जलालुद्दीन याकूत का एग्जाम में आ रखा है कि ये कौन सी कंट्री से था, तो ये था अबिसीनिया कंट्री से था। ये इसकी कैवलरी क्या होती है, घुड़सवार सेना, उसका हेड भी था। इसको कहां पे मारा गया, कैथल में। आज की डेट में कैथल में इसका टॉम मिलेगा आपको, हरियाणा में। ओके, तो 4 साल ही इसका राज था। खिलजी डायनेस्टी आ गया भाई। अब खिलजी डायनेस्टी आपको मिलेगा 1290 से आपको मिलेगा 1320 तक। इससे पहले लास्ट जो स्लेव डायनेस्टी थी, उसका जो लास्ट रूलर था वो था कैकुबाद मरने के बाद कैमूर्स आता है। कैमूर्स के बाद यहाँ पे आपको लास्ट कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद छोटे मोटे राजा है। उसके बाद यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी, जब एक तरीके से आप ये बताओ स्लेव डायनेस्टी का एंड हो रहा था, तो यहाँ पे अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा गवर्नर था जिसका नाम था फिरोज खिलजी। उसने यहाँ पे लास्ट रूलर को मार दिया और उसके बाद यहाँ पे अपना एक क्या करा, डायनेस्टी स्टैब्लिश कर, इसका नाम था खिलजी डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे फिरोज खिलजी। 60-70 साल की उम्र में जाकर ये राजा बनता है, बूढ़ा हो चुका था काफी, लेकिन अच्छा था। वो अटैक इंडिया में दोबारा से, आप याद रखना, फिरोज खिलजी के टाइम पे मंगोलों ने आक्रमण किया। मंगोलों को हराने के लिए इसने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा और उनको हराने के बाद उनको कहां पे सेटल करवाया, उन लोगों को दिल्ली के मंगोलपुरी में। आज भी आप लोगों को वहां पे हिंदू धर्म में कन्वर्टेड लोग मिलेंगे जो कि क्या थे, इस्लाम में थे, ठीक है। तो वहां पे वो मंगोल यही थे, जो मंगोल थे, ये मंगोल बेसिकली इसने क्या करा था, फिरोज खिलजी ने उनको पहले तो कन्वर्ट कराया था किसमें, इस्लाम धर्म में। तो आप लोग को वहां पर भी बहुत सारे, आप दिल्ली के मंगोलपुरी जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे मंगोल लोग मिल जाएंगे आज भी, जो कि उस टाइम के बसाए हुए लोग हैं, जो कि किसने बसाया था, खिलजी, फिरोज खिलजी ने। इसको किसने मारा था, इसी के ही भतीजे ने मारा था, इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम आपको देखने को मिल जाएगा, कितना देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 1300, ये बहुत कम टाइम था इसका, तो यहाँ पे 90 से आपको 1320 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम में कई बार ये आता भी है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा,
ठीक है, तो ये रियल नेम क्या था इसका, तो एग्जाम में आता है कई बार, दैट इज अली गुरसास्प। बचपन से ये सेना में रहा था, माता पिता नहीं थे, सेना के पास रहा, तो ये काफी डिसिप्लिन था, वेल डिसिप्लिन था। इसने कौन से टाइटल लिया, तो ये अपने आप को बोलता था दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी। ठीक है, न्यू सिस्टम इसने कौन कौन सा लागू किया, डी से होता है दाग सिस्टम, एच से होता है हुलिया सिस्टम, एम से होता है मार्केट पॉलिसी। इस दाग सिस्टम में क्या होता है कि ये अच्छी नस्ल के घोड़ों पे दाग लगाता था और उसके बाद उनको अपनी सेना पे रखता था और पुरानी जो बेकार नस्ल के घोड़े उनको बदल देता था। एच से हुलिया सिस्टम, पहले मिलिट्री में जो भी सैनिक बनता था तो वो बताता वंश के आधार पर, जिसका पिता सैनिक में तो बेटा भी सैनिक बनेगा, तो लेकिन अब आया किस पे, उनकी काबिलियत के आधार पर वो सैनिक भर्ती होंगे। ठीक है, अब आया एम मार्केट पॉलिसी। तो भारत में पहली बार मार्केट को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी लाने वाला राजा कौन सा था, अलाउद्दीन खिलजी था। सबसे पहला इसने कहां पे कंक्वेस्ट किया, गुजरात में, क्योंकि गुजरात उस टाइम पे बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड थी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एक तरीके से आप ये बोल सकते हो सबसे विश्वसनीय इसका आर्मी जनरल कमांडर सेनापति कौन था, जो इसके सदर्न एम्पायर, जो कि इसने साउथ पे पहला, एक और क्वेश्चन है कि पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का राजा है जिसने साउथ पे अटैक किया, वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने आप ये भी बोल सकते हो गोदावरी पार करी, नर्मदा पार करी, आप ये भी बोल सकते हो विंध्याचल पार करे, तो एग्जाम में कुछ भी दे सकता है आपको। तो यहाँ पे हिज आर्मी जनरल कौन सा था, मलिक कफूर। ये मलिक कफूर क्या था, यूनक था एक। ठीक है, इसको कहां से लेके आए थे, इसको गुजरात से खरीद के लेके आए थे। इसका नाम था 1000 दिनारी, इसको 1000 दिनार में खरीद के लाए थे। इसके कोर्ट पोएट कौन थे भाई, इसका कोर्ट पोएट कौन था, अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो को क्या है, अमीर खुसरो, ये अमीर खुसरो को बोलते तोताए हिंद। इस अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया था। ये अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के 6 राजाओं का कोर्ट पोएट रह चुका है। इसकी मदर जो थी यहाँ पे वो हिंदू थी। कंस्ट्रक्टेड, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनाया है, 1000 खंबा महल, 1000 पिलर पैलेस, दूसरा यहाँ पे कारा फोर्ट। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है, 1000 खंबा महल कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और भी यहाँ पे जमायत खाना मॉस्क्यू भी आता है, जमायत खाना मॉस्क्यू, जमायत खाना का जो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो एक तरीके से मस्जिद थी वो, तो वो भी इसी ने यहाँ पे बनाई है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अब आगे करते हैं। ओके चलिए, बैटल्स कब कब किस किस के बीच में, यहाँ पे मैंने एयर लिख दिया है। एयर कभी नहीं पूछेंगे आपसे, बहुत डीपली कभी पूछ सकते हैं, तब आपसे पूछ लेंगे कि चित्तौड़ का कब था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टाइम पीरियड भी अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है, हालांकि जो एग्जाम में आएगा वो मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा। रणथंबोर किसके, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव, इसकी बीवी जो वाइफ थी उसका नाम था रणदेवी। उस रणदेवी ने पहली बार जौहर किया था। जौहर का मतलब होता है आग में कूद जाना। ठीक है, तो ये रणथंबोर था। दूसरा चित्तौड़, चित्तौड़ इन्वेजन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब किसके विरुद्ध किया था, किसके अगेंस्ट में किया था, तो वो यहाँ पे कौन थे, राजा राणा रावल रतन सिंह। आपने देखा होगा मूवी में तो कुछ अलग ही नाम होता है, तो यहाँ पे राजा राणा रावल रतन सिंह के विरुद्ध किया था। ठीक है, अब ये कई किताबों में लिखा हुआ है कि नहीं इसने इसको लास्ट में नहीं मारा था, इसको लास्ट में इन्होंने दिल्ली बुला लिया था, तो कई कई किताबों में आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। आपका सोर्स अलग है, मेरा सोर्स अलग हो सकता है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखना मूवीज के हिसाब से चीजें नहीं होती है। अब मूवीज के हिसाब से क्या बोला है, मूवीज के हिसाब से भी नहीं बोला है, एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि शेरशाह सूरी के टाइम पे एक बहुत बड़ा कवि था, हिस्टोरियन था, उसने एक किताब लिखी पद्मावत। उसने एक सुंदरता के बारे में, एक सुंदर महिला के बारे में लिखा है यहाँ पे, पद्मावती, जो कि चित्तौड़ की महारानी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको शीशे पे देखा, जिससे वो उसपे मोहित हो गया, काफी ज्यादा पसंद करने लगा, और उसने उसको पाने के लिए, चित्तौड़ को तबाह करने के लिए यहाँ पे क्या करा कि भाई मैं इसे तबाह कर दूंगा, और उसने चित्तौड़ को पाने की कोशिश करी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती नाम की एक बुक लिखी है, ये एग्जाम में आता है, और उसमें उसने इस बात का जिक्र किया है कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे इसको पाने के लिए चित्तौड़ को बर्बाद करने के लिए चला गया था। देवगिरी का इन्वेंशन हुआ था, क्या किसके विरुद्ध हुआ था, तो आपका जो देवगिरी है, ये देवगिरी कौन सा वाला एरिया है, तो ये देवगिरी महाराष्ट्र वाला एरिया है, जिसपे राजा था रामचंद्र देव। ठीक है, अब इसने देवगिरी में क्या करा अलाउद्दीन खिलजी ने कि देवगिरी में लेके चला गया भाई इसको, जो ये है आपका रामचंद्र, इसको बोला कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, तेरा शासन मैं तुझे दे दूंगा, तेरा एम्पायर महाराष्ट्र में पड़ता है मैं दे दूंगा,
लेकिन जो मैं अब आगे करने जाऊंगा, साउथ में उस टाइम पे बहुत पैसा था, मदुरई हो गया, आपका वारंगल हो गया, हीरे की खाने थी, ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड तो आपने देखा होगा, केजीएफ, बहुत सारा सोना था। तो ये वहां पे अटैक करना चाहता था, तो चाहता था कि मेरी मिलिट्री को यहाँ पे खाना और रसद की सप्लाई कौन करेगा, तो इसने बोला कि तू हमारी हेल्प कर, हम तेरे एम्पायर को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको छोड़ दिया। फिर आता है वारंगल का इन्वेजन। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे काकतीय वंश का राज था, काकतीय डायनेस्टी का एक राजा था, राजा रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव भी आप इसे बोल सकते हो। इसने हारने के बाद यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पे आर्मी कमांडर कौन था इस टाइम पे, तो ये था मलिक कफूर। इसने मलिक कफूर को यहाँ पे कोहिनूर हीरा दिया था हारने के बाद, और बोला था कि आप इसे ले जाओ, अपने सुल्तान को दे देना, मेरी तरफ से भेंट है, और हमारा जो एरिया है वो छोड़ दो। तो यहाँ पे याद रखना आप लोग, कोहिनूर डायमंड यहीं से आता है भाई। उस कोहिनूर डायमंड के बाद वो दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल हो गया, वो उसके तख्त पे, उसके जो सर पे क्राउन होता है उस पे उसको चिपका दिया, जो कि कोहिनूर हीरा था। उसके बाद जाकर उसको यहाँ पे जो चोरी करके ले गए थे अफगानिस्तान से व्यक्ति, जो लड़ने भारत में आया था, भारत में लूटपाट करके उसको लेके चला गया, ठीक है। अब आज की डेट में भी वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा, वो आपको ब्रिटेन की महारानी के जो क्राउन है वहां पे मिल जाएगा, कोहिनूर हीरा। उस टाइम पे सबसे बड़ा हीरा हुआ करता था वो। उसे किसने दिया था, प्रताप रुद्रदेव ने। किसको दिया था यहाँ पे, वो दिया था यहाँ पे मलिक कफूर को। मलिक कफूर ने उसे किसको दे दिया, दिल्ली के सुल्तान, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि वो उसका यहाँ पे क्या था, सेनापति था। ये इसमें से इतना बहुत है। तुगलक डायनेस्टी, अब तुगलक डायनेस्टी भाई आ चुकी है, तो यहाँ पे 1320 से 1414 के बीच में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 94 ईयर्स इन्होंने यहाँ पे राज किया, 94 ईयर्स इन्होंने यहाँ पे इसको क्या करा है, एक तरीके से राज किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका फाउंडर कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक है इसका फाउंडर। नया सिस्टम, क्या नया सिस्टम लागू किया, तो तुगलक, ये भी इसने भी यहाँ पे आप ध्यान देना कि इसने ज्यादा राज नहीं किया। 1320 से आप लोग 1326 समझ सकते हो, या फिर 1328 समझ सकते हो। उसने 4-5 साल ही राज किया है, टाइम इसका फिक्स नहीं है। तो नया सिस्टम दिल्ली में भाई पोस्टल सिस्टम लाया। गयासुद्दीन तुगलक का नाम आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, गयासुद्दीन तुगलक इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, काफी बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके फेमस रूलर हैं वो आपको मिल जाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बस ये आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे नया सिस्टम दिल्ली में आपको मिलेगा पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम के लिए इसने जो पोस्टमैन को बसाया, उसको मतलब जो नियुक्त किया, अपॉइंट किया, उसको बरीद बोलते हैं। तो वो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये लोग याद करो पोस्टल सिस्टम। फेमस रूलर कौन कौन है भाई इसके, तो मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है। फेमस ट्रैवलर जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भारत में आया, इसे हम बोलते हैं इब्न ए बतूता। इब्ने बतूता कहाँ का था, तो ये मोरक्को का था। इसने कौन सी किताब लिखी है, तो ये लिखी है रहेला, इसे बोलते हैं किताब अल रहेला। इब्ने बतूता 10 साल तक दिल्ली का काजी रहा था, काजी मतलब उस टाइम पे गवर्नर हुआ करता था। तो यहाँ पे किताब अल रहेला किसने लिखी है, इसने लिखी है इब्ने बतूता, मोरक्को से आया था, एग्जाम में आता है। किसके टाइम पे था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे था। फेमस करेंसी, तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा दिमाग से थोड़ा हिला हुआ मान सकते हो आप इसे, लेकिन आपको एक मैं प्रश्न बता देता हूं कि अभी तक दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा थे उन सब में सबसे पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक था, सन की शासक था। इसने लाया यहाँ पे टोकन करेंसी, जो कि नहीं चली, बाद में इसको बंद करना पड़ा। नया डिपार्टमेंट इसने फार्मर्स की मदद के लिए लाया, जिसे हम बोलते हैं दीवान ए कोही। फार्मर्स की हेल्प के लिए बनाया गया था। यहाँ पे क्या बनाया गया था, दीवाने कोही। अब फिरोज शाह तुगलक की बात कर लेते हैं भाई, एफएसटी की। तो कौन सा टैक्स फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे लेके आया था, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि भाई ये ऐसा पहला क्या था, तुगलक डायनेस्टी या फिर मुस्लिम शासक पहला था जिसने भारत में जजिया टैक्स अभी भी लग रखा है। जजिया टैक्स कौन है, जो गैर मुस्लिम लोग देते हैं अपने धर्म की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे ये पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी क्या लगाया था, जजिया टैक्स लगाया था। अब देखिए यहाँ पे पहले ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स नहीं लगता था, उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि ब्राह्मण कुछ कमाते नमाते नहीं है, वो सिर्फ जो दान लेते हैं उसी से वो अपना गुजारा बसर करते हैं। वुमेन्स नहीं कमाती है, बच्चे नहीं कमाते, तो इन तीनों पे नहीं लगता था जजिया, सिर्फ वर्किंग मेल पर लगता था, जो कि जजिया टैक्स लगाया जाता था। लेकिन अब इसने बोला ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों को भी जजिया टैक्स देना जरूरी है। अभी भी यहाँ पे महिलाओं और बच्चों पे जजिया टैक्स नहीं लगाया गया है। तो सिंपली आप यहाँ पे ये समझना कि ब्राह्मणों पर टैक्स लगाने वाला, जजिया टैक्स लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। तो हम इसको किस नाम से भी, और फिरोज शाह तुगलक को हम किस नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे याद रखना आप लोग किस कारण से जानते हैं। भारत में सबसे ज्यादा कैनाल्स
सबसे ज्यादा इरिगेशन कैनाल्स इसी ने ही बनाई थी। दूसरा, यहाँ पे दिल्ली का वो सबसे पहला सुल्तान जिसके सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लेव्स थे, ठीक है, सबसे ज्यादा दास थे। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली जिसने अपनी खुद की यहाँ पे बायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, जिसका नाम था फुतुवत ए फिरोज शाही। फुतुवत ए फिरोज शाही। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा राजा जिसने अपनी खुद की क्या लिखी है यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी लिखी है, दैट इज फुतुवत ए फिरोज शाही। इसने कांगड़ा में लूट करा। कहां पे लूट करा? कांगड़ा में। कांगड़ा में किस मंदिर में किया? तो ये ज्वालपा देवी मंदिर, जिसे हम ज्वाला माता भी कहते हैं, कांगड़ा में पड़ता है, ठीक है। लास्ट रूलर जिसे आप बोल सकते हो जो कि तुगलक वंश का था, दैट इज नसीरुद्दीन मोहम्मद। ये एग्जाम में वैसे नहीं आएगा लेकिन कई बार आपसे पूछ सकते हैं। अब ये मैंने क्यों पूछा है आपको मैं बताता हूं। नसीरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पर मंगोल का एक राजा हुआ करता था तैमूरलंग। तैमूरलंग ने 1398 के आसपास भारत पे आक्रमण किया और इसने क्या करा, फिरोज शाह तुगलक यानी कि तुगलक डायनेस्टी को पूरा तहस नहस कर दिया और इसको भी इसने यहाँ पे पकड़ लिया था, लेकिन इसने इसको बाद में छोड़ दिया। अब लास्ट में आता है यहाँ पे क्या आप देख सकते हो 1414 से 1450 या फिर 51 आप लोग देख सकते हो। इसकी हेल्प करी थी मंगोलों ने इसको यहाँ पे बसाने के लिए कि भाई अब तू यहाँ पे बैठ और हम क्या करेंगे एक तरीके से, अब अगला यहाँ पे तू राज कर और यहाँ पे जो पैसे कमाता है वो हमको दे देना टैक्स की तरह। तो फर्स्ट रूलर कौन था, ज्यादा एग्जाम में नहीं आता है, तो यहाँ पे सबसे दूसरे नंबर पे सबसे कम शॉर्टेस्ट डायनेस्टी यही है टाइम पीरियड वाली। सबसे पहले तो खिलजी आपको पता है 30 साल का, यहाँ पे 30 साल से ज्यादा का टाइम है, आपको 36 साल का टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखना, खिज्र खान इसका फाउंडर था और अलाउद्दीन आलम शाह इसका लास्ट रूलर था। तो ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन कभी आएगा तो इन दोनों से ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और इससे अलावा क्वेश्चन नहीं आने वाला। लास्ट में आएगा आपका लोधी डायनेस्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना हो जाएगा 1450 से 1526 एग्जाम में आ सकता है, 1526। तो ये कौन से टाइप की डायनेस्टी? तो भारत में अभी तक अफगानों ने राज नहीं किया था, तो ये अफगान से आए थे, तो ये अफगान डायनेस्टी थी, हालांकि थे मुस्लिम ही। फाउंडर कौन था इसका? तो ये था बहलोल लोधी। सिटी कौन सी स्टैब्लिश करी? तो यहाँ पे आगरा सिटी को स्टैब्लिश करने का जो क्रेडिट है वो जाता है लोधियों को। और लोधियों में कौन था? तो वो था सिकंदर लोधी ने ही आगरा की स्थापना करी थी। तो पोएट किंग इसके सिर्फ 3 राजा हुए, मैं आपको बताता हूं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और यहाँ पे इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो यहाँ पे सिकंदर लोधी था एक पोएट और इसने जो किताब लिखी थी, पोयम लिखी थी, उसका नाम था गुलरुखी। गुलरुखी लिखी थी फारसी भाषा में, पर्शियन में। न्यू स्केल ऑफ मेजरमेंट इसने निकाला था, जिसे हम बोलते हैं गज ए सिकंदरी, ठीक है। हु बैंड द रैली, मुहर्रम में जो ताजिया निकालते हैं, जो कि किस में निकालते हैं, दुख में निकालते हैं, ताजिया बोलते हैं, रैली बोलते हैं मुहर्रम की, किसने बैन करी थी? सिकंदर लोधी ने। किसने बैन किया था मुस्लिम वुमेन्स को उनकी मजार में, जो उनके पीर्स होते हैं उनकी मजार में जाने से? तो वो था सिकंदर लोधी। इसने हिंदुओं को जो मुंडन में बाल काटते हैं और यमुना में बहाते हैं उसके लिए भी इसने बैन लगा दिया था, ठीक है। तो लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी दैट इज इब्राहिम लोधी। और ये एकमात्र ऐसा किंग है जिसको 1526 में बाबर ने यहाँ पे बैटलफील्ड में ही मार दिया था। तो मेडिवल हिस्ट्री में एकमात्र ऐसा राजा है जो कि रणभूमि में ही, जो कि बैटलफील्ड में ही मर गया, दैट इज इब्राहिम लोधी। और ये इब्राहिम लोधी लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर भी था। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पे विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट से आपको क्वेश्चन पढ़ सकता है 1336। इस विजयनगर एम्पायर में आपको 3 डायनेस्टी देखने को मिलेगी, तीनों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं वही आपको याद करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होगी, इसके फाउंडर कौन है? तो हरिहर और बुक्का यहाँ पे इसके फाउंडर है। दूसरा क्या है कि भाई जो फर्स्ट डायनेस्टी थी हम उसे बोलते हैं संगम डायनेस्टी। पीडीएफ में सारे के सारे आपको आंसर मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इसको रिवाइज करने के लिए देखना है वीडियो। तो यहाँ पे ये हो गया आपका संगम डायनेस्टी। ये हरिहर और बुक्का संगम डायनेस्टी से थे। तो ये लोकेशन क्या है? ये लोकेशन आप देख रहे हो कर्नाटक, हम्पी कर्नाटक वाला एरिया में ये विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था। तो अर्लियर ये यहाँ पे कहाँ काम करते थे? तो हरिहर और बुक्का जो थे वो वारंगल के जो राजा थे, कृष्णदेव वारंगल के जो राजा थे, प्रताप रुद्रदेव, काकतीय वंश के जो राजा थे, उनके अंडर में ये लोग एज अ सामंत, एज अ प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करते थे। हरिहर और बुक्का वहां से छोड़ने के बाद ये लोग अपना ही यहाँ पे डायनेस्टी बसाते हैं। तो कौन सी लैंग्वेज थी इन एम्पायर की? तो ये थी तमिल। इनकी कैपिटल क्या थी? तो ये थी हम्पी। ये देख रहे हो आप, हम्पी की
जो र्यूइंस है, रिमेनिंग्स है, ये आपको कौन से नोट में देखने को मिलेगी, कमेंट में बताना मुझे कि जो हम्पी की इमेज है वो आपको भारत के कौन सी करेंसी वाले नोट में देखने को मिलेगा। ठीक है, कैपिटल आपको बता चुका हूं मैं, हम्पी है। फेमस टेंपल कौन से थे, तो आपको यहाँ पे मुझे बताना है कि ये फेमस टेंपल कौन कौन से थे जो कि यहाँ पे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा विठल स्वामी टेंपल। विठल स्वामी टेंपल इज द एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर एम्पायर आर्किटेक्चर। ठीक है, विरूपाक्ष भी आपको मिल जाएगा कई बार। whose court was ornamented by 8 poet। तो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में एक राजा था कृष्ण देव राय, उसके पास उसके दरबार में 8 कवि रहते थे, जिसको हमने क्या बोला है, अष्ट दिग्गज बोला है। ये अष्ट दिग्गज एग्जाम में आता है। तो कृष्ण देव राय कहाँ का था, ये विजयनगर एम्पायर का राजा था। चलिए, मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो चुका है। तो 1526 से ये चलती है कब, 1857 तक, 58 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम में ये आता है। तो ये फाउंडर कौन था भाई, इसका बाबर था। ठीक है, तो ये इसका क्या है, बाबर फाउंडर है। बाबर के पिता का नाम USM 2 यानी कि उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा सेकंड इसके पिता का नाम था। ये देखो, पिता की तरफ से ये टर्क था, माता की तरफ से ये मंगोल था। तो इसका नाम था कुल्लुन निगार खान। कुल्लुन निगार खान इज द मदर ऑफ बाबर। तो बाबर का मतलब क्या होता है, बाबर इसका नाम नहीं था, बाबर एक टाइटल है जो कि दिया गया था इसे बाद में। तो यहाँ पे बताता हूं मैं आपको, बाबर का मतलब होता है शेर। ठीक है, बाबर का मतलब वैसे शेर नहीं होता, टाइगर होता है, सॉरी। ठीक है, तो बाबर का मतलब यहाँ पे टाइगर होता है। इसका टीचर कौन था, तो वो था अब्दुल्ला अहरार। अब्दुल्ला अहरार होता है। इसने सबसे पहला अटैक कहां पे किया था, तो ये एग्जाम में आता है। तो ये इसने सिंध, ये आप देख रहे हो ये वाला सिंध, ये कंधार आपको मिलेगा जहां पे हाईजैक किया था। सिंध में इसने, सिंध में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सिंध में इसने आक्रमण किया। सिंध में कौन से ट्राइब पे इसने आक्रमण किया, तो ये एग्जाम में आता है। तो ये आपको मिलेगा यूसुफजाई ट्राइब। बाजोर, ये याद रखना, यहाँ पे बाजोर भी आता है कई बार। बाजोर में इसने आक्रमण किया जो कि सिंध में था, और यहाँ पे यूसुफजाई ट्राइब थी, उसको पूरी तरीके से तहस नहस किया। तो एग्जाम में कुछ भी आएगा तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो पहला अटैक कहाँ पे था, बाजोर में था जो कि सिंध में था। और ये किसके हिसाब से था, ये था यहाँ पे यूसुफजाई ट्राइब के हिसाब से। अब बाबर की ना फेमस बैटल से कुछ जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने शॉर्टकट बनाया है जो कि मैं लर्न करता जिस हिसाब से। देखिए, सबसे पहले पानी पिया। ठीक है, फिर पानी पीने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे खाना खाएगा, चोरी करेगा, घर जाएगा और मर जाएगा। इसकी डेट सीरियल वाइज है और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी बैटल है। देखो, पानी पिया से क्या है, पानीपत। खाना खाया से क्या है, खानवा है। चोरी किया से क्या है, चंदेरी। ठीक है, घर गया से क्या है, घाघरा। और मर गया तो वैसे मर गया ही है। तो पानीपत क्या रखना, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, 1526 में। फिर ये होती है 27 में, फिर ये होती है 28 में, फिर ये होती है 29 में। और डेथ कहाँ पे होती है इसकी, आगरा में होती है। याद रखना, आगरा में इसकी डेथ होती है, लाहौर में इसको दफनाया जाती है आगे जाकर। तो ये हो गया 1930 में, तो 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। ओके, तो ये है मेरा शॉर्टकट, आप इसे याद कर सकते हो। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा और लास्ट में डेथ जो उसकी होती है आगरा। ओके, तो ये आप याद रखना, घाघरा के बाद आगरा जहाँ पे इसकी डेथ होती है। तो ये पानी पिया, खाना खाया, चोरी करी, घर गया, मर गया। ओके, तो ये इसकी बैटल थी, काफी एग्जाम में आती है। इसके बाद इसका बेटा बनता है भाई हुमायूं। हुमायूं के साथ बहुत सारी ख्वाहिशें थी। हुमायूं एकमात्र ऐसा राजा था जो कि स्टार्स की मूवमेंट के बारे में पढ़ता था, जो एस्ट्रोलॉजी पे काफी बिलीव करता था। हर प्रत्येक दिन को अलग अलग रंग के कपड़े भी पहनता था, सफेद पीले, जैसे गुरुवार को पीला पहन लिया, ठीक है, रविवार को सफेद पहन लिया। तो काफी ये ज्योतिष विद्या में मानता था। ओके, तो इसकी बायोग्राफी का नाम क्या है, हुमायूं नामा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। हुमायूं नामा लिखी है इसकी बहन ने, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। ये एग्जाम में आ रखा है। एकमात्र ऐसा राजा जो कि हर दिन में अलग अलग कपड़े पहनता था, दैट इज हुमायूं। कौन सा ऐसा मुगल रूलर है जो कि एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा यहाँ पे फेमस फॉन्ट था उसका, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि भाई उसके लिए बिल्कुल तत्पर रहता था, तो दैट इज हुमायूं। कौन से बैटल इसने, कौन से बैटल से ये पूरे भारत को हार गया था। देखिए, ये वो व्यक्ति है जो 15 साल के लिए भारत से दूर हो गया था। यहाँ पे मुगल शासन खत्म हो गया, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। तो ये हो गया यहाँ पे आपका बैटल ऑफ बिलग्राम, जो कि हुआ था 1440 में। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज याद रखना, 1440 में जब बैटल ऑफ बिलग्राम होता है, BOB बोलते हैं, बैटल ऑफ बिलग्राम, इसे यहाँ पे हराया था शेर शाह सूरी ने, और इसे हराने के बाद इसे भारत से दूर फेंक दिया।
किसको? हुमायूं को। ये शेर शाह सूरी से क्वेश्चन आएगा। अब इस शेर शाह सूरी का रियल नेम क्या है? तो यह है फरीद। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो टॉम्ब है आज की डेट में वो कहां पर है? तो बिहार के सासाराम में। इसका नाम शेर शाह सूरी क्यों पड़ा? क्योंकि इसने एक ही हाथ से शेर को मार दिया था। बिहार के गवर्नर के यहाँ ये काम किया करता था। बाबर ने बोला था जिंदगी में शेर शाह सूरी से बच के रहना, अंत में शेर शाह सूरी ने इसको वहां से भगा दिया। अभी जो शेर शाह सूरी था इसने भारत को क्या दिया? रुपए। इसी ने सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किए थे, तो याद रखना शेर शाह सूरी। दूसरा आता है ग्रैंड ट्रंक रोड, वो भी शेर शाह सूरी का है। इसने याद करना, ये एग्जाम में आया कई बार। शेर शाह सूरी की मौत हो जाती है। एक एक्सपेडिशन में गया था, वहां पर एक्सपेडिशन में एक गोला आया और इसके जो नजदीक में एक बारूद का ढेर था वहां पे आके फटा। उसके बाद ये मर गया। कलिंजर का फोर्ट बोल सकते हो आप उसे, कलिंजर के फोर्ट में इसकी मृत्यु हुई थी। और कौन से बैटल से? जब ये मर गया इसके बाद इसके जो लीनियंट राजा थे वो आए सूर्यवंश के, सूर्य डायनेस्टी के। तो बैटल ऑफ क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे? सरहिंद। बैटल ऑफ सरहिंद से जो कि हुआ था 1400 कब 55, ठीक है 1555 सॉरी। यहाँ पे आप लोग इस चीज पे ध्यान देना कि ये एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। यहाँ पे जो आपको मैं दिखा रहा हूं दैट इज द, ये आपका 1555 है, ठीक है। ये आपका 1540 है, ये आपका 1540 है, 1555 है। क्योंकि 1556 में अभी यहाँ पे कौन आ जाएगा? अकबर आ जाएगा, जो कि अभी इस समय 14 वर्ष का है। क्योंकि 1542 में यहाँ पे किसकी हो जाएगा? यहाँ पे एक तरीके से किसका जन्म होगा? अकबर का जन्म होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूं, जो ये टाइम था बैटल ऑफ विलग्राम, बैटल ऑफ सरहिंद, इनके बीच में टाइम था कितना? 15 वर्षों का, 1540 से 1555। तो यहाँ पे जो हुमायूं था, हुमायूं भाग के चला जाता है कहां पर? ये ऊपर वाले एरिया में। यहाँ पे एक राजा था, हिंदू राजा, इसका नाम था राजा राणा वीरसाल, ठीक है। अमरकोट ऊपर एक जगह है अमरकोट, अमरकोट का राजा था। यहाँ पे 1542 में जन्म किसका होता है? अकबर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, हुमायूं की जो डेथ हुई थी वो किससे हुई थी? एक लाइब्रेरी से गिर के, जिसका नाम था शेर मंडल। इन दोनों का आपने याद रखना है। बैटल ऑफ बिलग्राम 1540 और यहाँ पे बैटल ऑफ सरहिंद 1555। ओके, 15 साल के लिए हुमायूं भारत से दूर था। उसके बाद ये दोबारा से वापस आ जाता है और अपनी सत्ता वापस ले लेता है। अकबर आ गया भाई। अकबर सबसे इंपॉर्टेंट है। अकबर का टाइम पीरियड आपको कब से मिल जाएगा? 1556, जब इसने पहली बार क्या करा था यहाँ पे? दूसरी बार पानीपत का युद्ध लड़ा था। किससे? यहाँ पे हेमू से, हेमचंद्र विक्रमादित्य से। हेमू जिसको बोलते हैं हम, भारत का अंतिम हिंदू राजा। तो 1556 में इसने स्टार्ट करा, 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपने देखा 49 ईयर्स का राज यहाँ पे इन्होंने किया। तो अकबर का नाम, रियल नेम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम था। कहाँ पे बॉर्न हुआ था? 1542 में, 15 अक्टूबर समथिंग इसकी डेट है। हैप्पी बर्थडे इसका 15 अक्टूबर को आता है। 1542 में अमरकोट में राजा वीरसाल के घर में ये पैदा हुआ था। इसके 9 रत्न बहुत फेमस थे भाई। तो इसका पोएट था, कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना एक इसका। दूसरा कोर्ट जेस्टर, यानी कि जो इसके वजीर बोल सकते हो आप इसका, तो यह था बीरबल। बीरबल का पूरा नाम क्या था? महेश दास। तीसरा इसका था कोर्ट सिंगर, तो था मियां तानसेन। ये तानसेनी दीपराग मेघराग गाता था, ठीक है। ये तानसेन, मियां और तानसेन अलग अलग 2 टाइटल थे। इसका नाम क्या था? पूरा नाम रामतनु पांडे। तानसेन का पूरा नाम था रामतनु पांडे, मतलब कि जो ये ब्राह्मण था। मियां जो उसको टाइटल था वो दिया था इसे किसने? अकबर ने। मियां का मतलब होता है लर्न मैन, जिसने सब कुछ मतलब याद कर लिया, जिसने सब कुछ, बहुत एक बुद्धिमान व्यक्ति। तानसेन दिया था एक टाइटल जो कि था ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने। इसका एक और पोएट था, इसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल ने लिखी थी आईने अकबरी। ये आईने अकबरी है बायोग्राफी ऑफ अकबर। इसका सेकंड कोर्ट पोएट था फैजी। ये अबुल फजल और फैजी भाई थे। आर्मी कंसल्टेंट कौन था इसका? मान सिंह, ठीक है, मान सिंह। क्योंकि इसका आपको पता है ये जो एक तरीके से जो राजपूत थे उसके अच्छे काफी क्या थे यहाँ पे? मैट्रिमोनियल अलायंस थे। सूफी सिंगर कौन था? तो फकीर आजिउद्दीन। और इसका एक और वजीर था, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा। कई लोग उसको फिक्शनल मानते कि भाई ये व्यक्ति नहीं था, क्योंकि ये बहुत चिढ़ता था वजीर बीरबल से। क्योंकि ये जो वजीर था ना, ये काफी चिढ़ता था क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान था और हमेशा अकबर इसकी बात मानता था। तो लास्ट में कई बार ये भी बोलते कि बीरबल कश्मीर में मर गया था। कश्मीर में भेजा भी किसने था? अकबर ने भेजा था इसको, ठीक है। तो फाइनेंस कंसल्टेंट कौन था इसका? तो फाइनेंस कंसल्टेंट इसका कौन था यहाँ पे? टोडरमल। इस टोडरमल ने यहाँ पे एक लाई थी दहशाला।
धैर्यशाला सिस्टम, जो कि लैंड रेवेन्यू से था, तो ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब इसने इंटरेक्शन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज की हिंदू मुस्लिम जो भी इसके धर्म से काफी लिबरल इंसान था अभी तक का, ये सबसे अच्छा जो भारत का धर्म के हिसाब से टाइम पीरियड था वो अकबर का ही था। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो भी यहाँ पे क्या थे स्कॉलर्स थे, उन सभी के लिए अगर उसे कुछ मुद्दों पे बात करनी है तो वो कहाँ पे करता था, वो था दीवाने खास। और यहाँ पे आप याद रखना कि जो जनरल लोग थे, जो कि सामान्य व्यक्ति थे, वो लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आते थे, तो उसे हम बोलते थे दीवाने आम, DEA, दीवाने आम। दीवाने खास कौन था, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के लिए। अकबर, मैं आपको टाइम बता चुका हूं, पीछे लिख चुका हूं आपका, 1556 से, यानी कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद से, जब ये 14 वर्ष के थे, उसके बाद तक 10 साल तक ये बैरम खान के अंडर में काम करते रहे। फिर उसके बाद बैरम खान को इन्होंने मक्का भेज दिया कि भाई आप मक्का मदीना की यात्रा करके आओ और मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे पूरी तरीके से शासन चलाऊंगा। तो 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने एक नया रिलीजन स्टार्ट किया था, इसका नाम है दीन ए इलाही। ठीक है, तो यहाँ पे दीन ए इलाही, और आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ये बीरबल ने सबसे पहली बार इसको अडॉप्ट भी किया था। ओके, न्यू कैपिटल इसकी कौन सी थी, तो फतेहपुर सिकरी, इसने इसको कैपिटल बनाया था। टैक्स याद रखना, जजिया जो टैक्स था, जो कि गैर मुस्लिमों पे लगता था, इसने पहली बार हटाया था भारत से। अकबर की हिंदू वाइफ का नाम क्या था, तो ये सबको पता है, जोधाबाई था। ठीक है, तो ये जोधाबाई एक हिंदू रानी थी। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो, आप इसकी जो पर्टिकुलरली अलायंसेस था वो किससे था, राजपूतों से था। ठीक है, तो ये बेटी किसकी थी, तो ये बेटी थी राजा भारमल की। ठीक है, तो ये रानी कहाँ की थी, मतलब रानी के राजकुमारी बोल सकते हो आप, तो ये थी आमेर के जो राजा थे भारमल, उसकी बेटी थी जोधाबाई, जिसका नाम था हरकाबाई। भी आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, हरकाबाई भी कई बार इसको बोलते हैं। ठीक है, और कई बार मरियम उज जमानी भी इनका नाम कई बार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कई बार इनका नाम बुक्स, मतलब जो इनके इस्लामिक नेम रखते हैं ना वो लोग, तो ये था मरियम उज जमानी। ठीक है, तो अकबर का जो पहला अटैक था वो किसके प्रति हुआ था, ओके, तो ये अकबर का जो पहला अटैक था वो यहाँ पे हुआ था। आप लोग याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आती है, जो इसका फर्स्ट अटैक था वो था किसके प्रति, मालवा। ठीक है, ये मालवा आपको कौन सा मिलेगा, सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट मिलेगा। फेमस बैटल सबसे इंपॉर्टेंट आती है एग्जाम में, 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इस बैटल ऑफ हल्दी घाटी में ये खुद नहीं गया था, इसने मानसिंह को भेजा था। इस बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप को हराया था, जीता था पता नहीं था, क्योंकि महाराणा प्रताप अपने चेतक के साथ भाग गए थे, मतलब वहां से उन्होंने एक तरीके से चले गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी सेना यहाँ पे अब नहीं रह पाएगी। तो 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी में उन्होंने वो जो एक तरीके से बैटलफील्ड था वो छोड़ दिया था, चेतक के साथ चले गए थे। चेतक भी इसमें लास्ट में जाकर जख्मी हो गया था, चेतक भी इनका मर गया था। चेतक इनका क्या था, एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट घोड़ा था, सबसे प्रिय घोड़ा था। तो 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी आप लोग याद रखना। जहांगीर, भाई जहांगीर का टाइम पीरियड कितना है, 1605 से 1627। ठीक है, तो रियल नेम क्या था भाई, तो जहांगीर का आपने सुना होगा कई बार आपने देखा होगा सलीम और अनारकली। ठीक है, तो ये क्या है, सलीम। ठीक है, सलीम था। मदर देखिए याद रखना आप लोग, जो अकबर की हिंदू वाइफ थी जोधाबाई, ठीक है, मरियम उज जमानी, ये उन्हीं के ही बेटे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जोधाबाई मैं लिख देता हूं। टैक्स, भाई कौन सा टैक्स इन लोगों ने लगाया था, तो ये याद रखना आप लोग, जजिया इन्होंने भी एंड कर दिया था एक टाइम के लिए। ठीक है, फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईएससी जिसने जो जहांगीर से आके मिला वो था कैप्टन विलियम हॉकिंस। इसके बाद थॉमस रो भी आया था, तो याद रखना आप लोग, कैप्टन विलियम हॉकिंस और थॉमस रो जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्ति थे, वो इससे आके मिले थे। कौन से सिख गुरु को इन्होंने मारा था, दैट इज 5th सिख गुरु, दैट इज अर्जन देव। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखना, दैट इज द अर्जन देव काफी बार एग्जाम में आता है, अर्जुन नहीं होगा, अर्जन होगा। ठीक है, जहांगीर की मृत्यु कहां पे होती है, तो ये तो कश्मीर में होती है। ठीक है, इन्होंने जहांगीर ने क्या क्या बनाया है एग्जाम में आता है, तो याद रखना, इतमाद उद दौला का मकबरा, इसे हम बोलते हैं बच्चा ताज यानी कि ताज का एक तरीके से छोटा पार्ट। और इन्होंने कश्मीर में शालीमार बाग भी इन्होंने बनाया है। जहांगीर का जो टॉम्ब है वो आपको कहां पे देखने को मिलेगा, लाहौर में। लाहौर को बहुत पसंद करता था ये। ठीक है, ये किस लिए फेमस है, तो याद रखना कि यहाँ पे क्या लेके आया था, ये
एक तरीके से जो न्याय है, न्याय करने की सोने की जंजीर लेके आया था, चेन ऑफ जस्टिस जिसको हम लोग बोलते हैं। जब आम व्यक्ति जिसको यहाँ पे न्याय नहीं मिलता था तो वो जंजीर को हिलाता था तो घंटी बजती थी, तो ये उस व्यक्ति को बुलाता था कि हाँ बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो ये चेन ऑफ जस्टिस के लिए फेमस है, जो कि गोल्डन चेन थी। शाहजहां भाई 1628 से आपको मिलेगा 1658 तक, ठीक है। इसके बाद इसको मार देता है, इसका बेटा कैद कर देता है औरंगजेब। तो इनका रियल नेम, इसका रियल नेम क्या है आपका, उसका था यहाँ पे सलीम, तो इसका क्या मिलेगा आपको यहाँ पे खुर्रम, ठीक है। मदर नेम, भाई मदर नेम क्या है, तो इनकी मदर भी हिंदू थी, जो कि किसकी वाइफ थी, जहांगीर की वाइफ थी, तो ये थी जगत गोसाई। इनकी वाइफ भी हिंदू थी, ठीक है, जगत गोसाई। ओके, इनके एरा को हम लोग क्या बोलते हैं, द गोल्डन एरा ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, द गोल्डन एरा ऑफ मुगल पीरियड, दोनों हम बोलते हैं, क्योंकि इनके टाइम पे ताजमहल बना है इसलिए। शाहजहां की जो बायोग्राफी है उसका नेम क्या है, वो है क्या, शाहजहां नामा। तो ये शाहजहां नामा भी आता है और पातशाह नामा भी आता है, पातशाह, यहां पे लिख देता हूं मैं, पातशाह नामा, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, बाबर और जहांगीर, जहांगीर नामा, ठीक है। बाबर और जहांगीर एकमात्र ऐसे दो राजा थे जिन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आता है पातशाह नामा, तो जिसने लिखी है उसका नाम अभी तक नहीं है, तो शाहजहां की जो बायोग्राफी थी उसका नाम था पातशाह नामा। आर्किटेक्चर, अब ये आर्किटेक्चर तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्किटेक्चर है ताजमहल, ठीक है, ताजमहल इन्होंने बनाया है भाई। ताजमहल कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। रेड फोर्ट हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ये भी इन्होंने बनाया है। मोती मस्जिद भी इन्होंने बनाई है, जो कि आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। आर्किटेक्चर ऑफ ताजमहल, तो भाई ताजमहल किसने बनाया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी नाम का एक आर्किटेक्चर था, उसने बनाया है। तो ये किस लिए फेमस था भाई, तो ये किस लिए फेमस था ये आप लोगों ने मुझे बताना है। ये किस लिए फेमस था, तो यहाँ पे आप लोग याद रखना कि भाई इसने एक बनाया था तख्त, जिसका नाम था तख्ते ताउस, जो कि बहुत महंगा था। मयूर सिंहासन इसी ने बनाया था। औरंगजेब, ये आता है 1658 से 1707। ये 1707 वाला वो टाइम है जिसके बाद से भारत में मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो रियल नेम क्या था इसका, आलमगीर था इसका रियल नेम। मदर का नेम इसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसका मदर नेम, तो ये था मुमताज महल। मुमताज महल सबसे प्रिय वाइफ थी किसकी, शाहजहां की, शाहजहां की, ठीक है। देखो शाहजहां है यहाँ पे, तो शाहजहां की ये सबसे प्रिय वाइफ थी मुमताज महल, ठीक है, जिसके याद में ताजमहल बना है, ये भी आप लोग याद रखना, मुमताज महल। ओके, तो ये मुमताज महल, इनका रियल नेम क्या था, अंजुमन बानो बेगम। ये मैंने पीडीएफ में लिखा हुआ है, अंजुमन बानो बेगम मुमताज महल का रियल नेम था, एग्जाम में आता है। तो ये पहले कहां का वॉइसरॉय था, डेक्कन, डेक्कन यानी कि सेंट्रल पार्ट वाले का जो वॉइसरॉय था अपने पिता के समय पे। इसने कौन से सिख गुरु को मारा था, तो 9th सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर, ठीक है। इसकी डेथ कब हुई थी, 1707 में हुई थी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुओं को लेके आया, हिंदू ऑफिसर्स को लेके आया, तो वो था कौन, औरंगजेब। चलिए अब लेटर मुगल्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे टाइम पीरियड भी खत्म होने वाला है। सेकंड, यहाँ पे आपको ये सेकंड लास्ट हमारी क्या है, ये पीपीटी है। तो यहाँ पे कुछ लेटर मुगल्स हैं, उनके बारे में एग्जाम में आता है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना। तो ये कौन है, शाह बेखबर। इनको खबर ही नहीं थी कि भाई इनके चल क्या रहा है, इनके यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि ये बहुत बेखबर रहते थे। तो यहाँ पे कौन थे, ये बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। मुअज्जम भी कहते थे इसको, मुअज्जम, बेखबर। रंगीला, ये रंगीला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भोग विलास में रहता था, ठीक है। और इस टाइम पे यहाँ पे याद रखना, मोहम्मद शाह इसका नाम। और इस टाइम पे एक अफगानी था नादिर शाह, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और ये मोहम्मद शाह से बोला कि भाई ये जो तेरे पास क्या है, ये जो सर पे लगा हुआ है ना कोहिनूर, ये मुझे दे दे। तो कोहिनूर को ले जाने वाला नादिर शाह ही था, कोहिनूर को ले जाने वाला नादिर शाह ही था। तो मोहम्मद शाह के टाइम पे आया था ये छोड़ के भाग गया था अपना, इसने चाबी दी थी अपने खजाने की इसको, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखो हुई थी 1761 में, किन के बीच में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली, जो कि कहां से आया था, अफगानिस्तान से आया था अहमद शाह अब्दाली। और ये जो अहमद शाह अब्दाली था, इसने ट्रिपल अलायंस ऑफ महाराठा को हरा दिया था। मराठा सबसे ज्यादा इसी उसमें हारे थे। तो थर्ड बैटल के टाइम पे यहाँ पे राजा कौन था, तो ये था शाह आलम सेकंड। इस शाह आलम सेकंड ने 1765 में अंग्रेजों को क्या दिया था, एक तरीके से रेवेन्यू राइट दे दिए थे। कहां पे,
बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, इसीलिए उसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो किस ने यहाँ पे राजा का टाइटल दिया था? राम मोहन रॉय को। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना आप लोग, अकबर सेकंड ने यहाँ पे राजा का टाइटल दिया था राजा राम मोहन राय को। तो मुगल एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखना, जफर का मतलब क्या होता है? तो जफर इसका पेन नेम था, क्योंकि ये कवि था। ठीक है, ये कवि था, याद रखना आप लोग, इसका ये पेन नेम था। बहादुर शाह है इसका वैसे पूरा नाम, ये कवि था, बहुत बूढ़ा था। 1 लाख रुपए एनुअल पेंशन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको कहां पे डिपोर्ट कर दिया? रंगून। ठीक है, बर्मा की राजधानी थी रंगून, वहां पे डिपोर्ट कर दिया, क्योंकि 1857 की क्रांति में ये मेन लीडर थे। ओके, चलिए लास्ट पीडीएफ है आपकी, लास्ट पीपीटी है। ओके, ऑल्सो नोन एज 1857 का रिवोल्ट हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर सिपाही मिटनी, ये भी हम बोलते हैं। दूसरा है रिवोल्ट कहां से स्टार्ट हुआ था? तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था, 1857 में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? मंगल पांडे के द्वारा हुआ था। 1858 में उनको फांसी दे दी गई थी। स्टार्टेड बाय मंगल पांडे। रीजन क्या था? रीजन था कि भाई ब्रिटिशर्स के द्वारा एनफील्ड राइफल को इंडक्ट किया गया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, और वो किससे बनी होती थी? ये अफवाह फैल गई कि वो सुअर और गाय की चर्बी से बनी होती थी, क्योंकि उसको ऐसे मुंह से निकालकर बंदूक में डालना होता था। अब गवर्नर जनरल कौन था इस टाइम पे? हालांकि यहाँ पे वाइसरॉय आ जाएगा इसके बाद, ये था लॉर्ड कैनिन, क्योंकि लॉर्ड कैनिन ही ये सब इसके बाद आए थे। वैसे तो लॉर्ड कैनिन यहाँ पे गवर्नर जनरल रह चुके थे। इफेक्ट ऑफ द रिवोल्ट, क्या इफेक्ट हुआ था रिवोल्ट से? अब याद रखना, 1857 तक इंडिया में राज रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1858 में अब यहाँ पे राज हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कंपनी है ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटेन की महारानी का। किसने कहा था कि 1857 का रिवोल्ट एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है? तो विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने बोला था कि भाई ये भारत की पहली चिंगारी है। हालांकि ब्रिटिशर्स बोलते थे कि छोटी मोटी एक रिवोल्ट थी, हमने इसको दफना दिया, हमने इसको खत्म कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विच ब्रिटिश कंजर्वेटिव, एकमात्र ऐसा ब्रिटिश कंजर्वेटिव लीडर था जिसका नाम था विलियम डिसरेली। इसने बोला था कि हाँ भाई ये एक बहुत बड़ा क्या था? रिवोल्ट था, जिससे सरकार हिल गई थी। लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट, अवध में किसने इसको रिवोल्ट, जो रिवोल्ट था, देखिए लीडर्स थे हर जगह पे, तो ये थी बेगम हजरत महल। ठीक है, पूरे होल इंडिया में जो एक लीडर थे जिनको लीडर बनाया गया, उनका काम भी कुछ और नहीं था, तो ये बहादुर शाह जफर। बाद में अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ा और 1 लाख पेंशन के हिसाब से इनको कहां भेजा? रंगून भेज दिया। लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट इन बिहार, तो बिहार के जगदीशपुर में एक नाम था कुंवर सिंह, ये जमींदार थे, उन्होंने यहाँ पे इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाया। अब झांसी में इस रिवोल्ट को किसने बनाया? तो ये थी यहाँ पे कौन? महारानी लक्ष्मीबाई। इनके पति को सब्सिडरी अलायंस के द्वारा इनका जो एरिया था वो हड़प लिया था। ओके, रिवोल्ट कानपुर में कौन थे? तो नाना साहेब और तात्या टोपे। नाना साहेब और तात्या टोपे, इन दोनों ने इस रिवोल्ट को कहां पे बढ़ाया? कानपुर में बढ़ाया। ठीक है, तो ये था वीडियो, है सिंगल लाइन वीडियो था, कोई इसमें एडिटिंग नहीं है, आपको सारा ये वीडियो सिंगल लाइन पे देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपने जाने से पहले एक बार देख लेना है, अच्छा लगेगा तो दोस्तों को बताना है। कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट में लिखो। क्या कमेंट रहेगा आपका? मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे। अभी 1.5 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो है, तो आगे जाकर और भी बड़ी वीडियोस बन सकती है, जिसमें आपका सारे का सारा चीजें कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है, टाइम लगता है इन चीजों में, काफी लंबी वीडियो हो जाती है। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और ऐसे ही मोटिवेशन बढ़ाए रखिए, पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करिए।